कनिका आपका स्वागत करती हूँ IITM उन्मेष पर, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं चर्चित वक्ताओं से, देश विदेश की खबरों से और कई अहम मुद्दों से। इसी के चलते आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत से, जो कि NDTV की सीनियर एडिटर है फॉरेन अफेयर्स में, न्यूज़ रिपोर्टर हैं और साथ ही साथ न्यूज़ एंकर हैं। इसी के चलते ये एक बहुत एस्पायरिंग जर्नलिस्ट की भी बड़ी प्रेरणा है। तो आइए स्वागत करते हैं कादम्बिनी जी का। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है IITM उन्मेष पर। मैम, हम आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम, मैंने सुना है कि आपने DU में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की ग्रेजुएशन की है, तो आपने जर्नलिज्म में आने का कैसे सोचा? जर्नलिज्म बेसिकली एक तरह से कोई प्लान्ड नहीं था, बस हो गया। मैं कानून की पढ़ाई कर रही थी DU में। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया और उस वक्त मैं भारतीय विद्या भवन में गई और वहाँ पर मैंने थोड़ी पढ़ाई की जर्नलिज्म की और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया हिंदुस्तान टाइम्स में। और उस इंटर्नशिप में मुझे लगा कि मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती, तो वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हुआ। और जब मैं NDTV में थी उस वक्त फिर मैं LSE गई स्कॉलरशिप पे और वहाँ पर कुछ पढ़ाई की। तो जर्नलिज़्म जो है वो पहले हुआ और उसके बाद मतलब वकालत की पढ़ाई के बाद और उसके बाद बाकी चीज़ें हुई। तो एक तरह से पहले से प्लान्ड नहीं था। मैम, आपने 1999 से अपना जर्नलिज्म में सफ़र शुरू करा था, जिसमें आप PTI में बिजनेस न्यूज़ रिपोर्टर थी। एंड आपके एक इंटरव्यू में भी मैंने सुना है कि आप पहले न्यूज़ रिपोर्टर थी, फिर उसके बाद न्यूज़ एंकर बनी है। लेकिन जो हमारे बर्डिंग जर्नलिस्ट है उनमें आजकल होड़ लगी है कि उनको सबसे पहले न्यूज़ एंकर ही बनना है, तो इसमें आपकी क्या राय है? मेरी निजी राय ये है कि शुरुआत एंकरिंग से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ और कर रहे हैं, मान लीजिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको बाकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ में आती हैं कि ज़मीन पर क्या सिचुएशन है। अगर आपने कभी सड़क का हाल देखा ही नहीं है, तो फिर आप कैसे समझेंगे कि आपका रिपोर्टर जो सड़क से आपको रिपोर्ट दे रहा है उसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं और वो किस तरह से आपको बता रहा है, या फिर वहाँ पर एक्चुअली क्या कुछ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई खबर आती है कि भाई दिन के 12 बजे हैं और पूरे महाराष्ट्र में पावर ग्रिड फेल हो गए हैं, तो क्या आप ये सवाल पूछेंगे कि महाराष्ट्र में अंधेरा छा गया है? नहीं। वही फ़र्क है। फिर अगर मान लीजिए एक रिपोर्ट आती है कि कोर्ट रूम में किसी ने किसी को गोली मार दी, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन आपको ये भी पूछना होगा, अगर आप थोड़ी सी भी आपको अगर जानकारी है किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप वहाँ पर हथियार लेकर नहीं जा सकते, उसकी मनाही होती है। तो ये अगर आप डेस्क पर इतने कुछ वक्त तक काम करें, या फिर आप सड़क पर थोड़ा सा काम करें, या अगर ये दोनों ही आपके लिए संभव नहीं है, तो मेरी सलाह होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरें पढ़ें, अलग अलग अखबारों में आप देखें, चैनल्स देखें, डिजिटल मीडिया पर देखें क्या कुछ चल रहा है। तो अपना जो जनरल नॉलेज है वो होना और एक कॉमन सेंस, ये दो चीज़ें खबरों में बहुत ज़रूरी होती हैं। इसको और एक चीज़ जो आजकल लोग मिस करते हैं वो ये कि आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आपको सुनना भी है। आप जितना सुनेंगे आप उतनी चीज़ें आप ग्रहण करेंगे, उस हिसाब से आप पूछेंगे, उस हिसाब से आप बेहतर बोल पाएंगे। जी मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपने 1999 से अपना सफ़र शुरू करा था, पहले PTI में, फिर DD में, फिर आज तक न्यूज़ में, और अब NDTV में आपको 19 साल हो चुके हैं। तो आपके अभी तक के कवरेज में कुछ ऐसे फ़नी मोमेंट्स या मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, तो आप प्लीज़ वो हमें बताएं। मैं तो हर दिन सीखती हूँ और फ़नी मोमेंट्स जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं जब सुप्रीम कोर्ट कवर कर रही थी, तो करके लौट रही थी और उस वक्त आज तक में मैं थी, तो हमारे साथ हमारा क्रू था, तो हम पीछे के रास्ते से आ रहे थे। और शायद यहाँ पे भारत में उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती है, लेकिन हमने देखा कि एक पीपल का पेड़ है और उसमें एक एक चील फंसी हुई है, समहाउ उसमें कैसे अटकी है, वो उतर नहीं पा रही है। तो हमने फिर फ़ोन किया उसके रेस्क्यू के लिए और फिर हमने वो पूरा शूट किया। तो ये यूजुअली मेरा एरिया नहीं है, आमतौर पर रिपोर्टर नहीं करते हैं और आमतौर पर हमारे यहाँ भारत में ऐसी खबरें भी नहीं होती है। बाकी जगहों पे हमने देखा है कि भाई लेज पे एक बिल्ली फंस गई तो उस पर दिन भर लाइव चलता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत अलग तरह की खबरें होती हैं। लेकिन उस दिन मैंने वो किया और मुझे बहुत मज़ा आया। मैम, आपने NDTV में देश की बात से लेके प्राइम टाइम सारे ही शोज़ में न्यूज़ एंकरिंग करी है। उसमें आपने पॉलिटिक्स से लेके सोशल एरिया सारे ही कवर करे हैं, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो फॉरेन अफेयर्स पे रहता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है?
देखिए, मैंने अभी तक मेरा मानना है कि मैंने बहुत स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग की है। मैंने कभी भी दिल्ली ब्यूरो में रिपोर्टिंग नहीं की है, मतलब सिटी रिपोर्टिंग मैंने कभी नहीं की है। वो मुझे लगता है कि शायद करना चाहिए था, लेकिन वो मौका निकल गया। शुरू में मैंने जैसे बिज़नेस रिपोर्टिंग की, आप सही जानती हैं। उसके बाद मैंने कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग की। वो इस तरह क्योंकि मैंने वकालत की पढ़ाई की, तो हमारे बॉसेस को लगा कि शायद वहाँ के लिए बेहतर है। लेकिन धीरे-धीरे मेरा झुकाव जो है वो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स की तरफ होता गया। फिर जब मैं एलएसी से वापस आई, उसके बाद मैंने पूरी तरह से डिसाइड किया कि इस पे फ़ोकस करना है, क्योंकि मुझे उसमें पढ़ने का शौक़ है। मैं बिना पढ़े कभी भी आई डोंट गो टू बेड विदाउट रीडिंग फ्यू पेजेस। तो वो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, चाहे मैं 4 पन्ने ही पढ़ूँ, लेकिन पढ़ती हूँ। और मैं हर तरह की किताबें पढ़ती हूँ। आपको कभी मेरे डेस्क पे आपको कोई बच्चों की किताब भी मिल जाएगी, लेकिन आपको बॉब वुडवर्ड की फ़ियर भी मिल जाएगी, और आपको एंशिएंट इंडिया में पॉलिटिकल वायलेंस भी मिल जाएगा। तो ये हर तरह की चीज़ें मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना पढ़ेंगे उतना आप हर प्रकार से बेहतर होते हैं। और सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव सिर्फ़ अपने अपब्रिंगिंग के हिसाब से, या फिर अपने शहर, अपने देश के हिसाब से ही नहीं, बल्कि आप ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव जो है उसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, समझने की, पूछने की। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है आपके अपने ग्रोथ के लिए। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। जितना आप जानेंगे आपको उतना पावरफुल फ़ील होगा। आज की तारीख में अगर जो सबसे बड़ी दौलत है, मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। जितना आपके पास होगा आप उतने वैल्यूएबल होंगे। तो ये मैं कर रही हूँ, और मुझे इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में लगता है जितना पढ़ती हूँ, जितना बताती हूँ, जितना करती हूँ, मुझे लगता है और भी उससे भी 10 गुना ज़्यादा है करने को। तो मेरे अंदर अभी भी इतने सालों बाद भी वो एक क्यूरियोसिटी है, एक हंगर है वो करने के लिए। और शायद यही वजह है कि मैंने ये फ़ील्ड जो है वो स्पेशलाइज़ेशन जो है उसमें हर दिन मुझे बेहतर फ़ील होता है, और मैं किए जा रही हूँ। जी मैम, अब आपके मेन फोकस फॉरेन अफेयर्स में आ जाते हैं। इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच जो भी करंट में सिचुएशन है, आपके हिसाब से उसमें क्या चेंजेस हैं, या आप उसको अपने नज़रिए से कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और ये पूरे क्षेत्र के लिए, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है जो अभी बनी हुई है। ये आशंका है कि किसी भी दिन अब ईरान और बाकी जो उसके बैक प्रॉक्सीज़ हैं, वो किसी भी दिन अब इज़राइल पे हमला करेंगे। इज़राइल लगातार कर रहा है, जितना कर सकता था उससे 4 कदम आगे बढ़ गया है। सीज़ फायर की डील जो है उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण, या फिर जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी हुई है उसके कारण वो अभी तक हो नहीं पाई है, हालांकि अमेरिका जैसे देश दबाव डाल रहे हैं। अगर कल को हमला होता है तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट इसमें आ जाएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर आप इसको हमारे लेवल तक आइए, दर्शकों को कैसे हम समझाएंगे? वो ये है कि सीधा पहला इम्पैक्ट जो होगा वो तेल पर होगा। और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ जो है वो महंगी होगी। आपको याद होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त मैं कुछ सामान लेने गई थी, तो हमारा जो ग्रोसरी स्टोर वाला है उसने बताया मुझे बातचीत में कि फ़लाँ चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो मैंने उससे पूछा क्यों ये बढ़ गई? क्योंकि मैम इसमें तेल जो इस्तेमाल होता है वो यूक्रेन से आता है। आप समझ रहे हैं कि युद्ध कहीं शुरू हुआ, लेकिन इम्पैक्ट आप पर हो रहा है। तो आज पूरी दुनिया जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है कि आप अपने आप को एक आइलैंड नहीं समझ सकते। कभी भी कहीं भी अगर कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट किसी न किसी रूप में हर जगह होता है। यूक्रेन युद्ध का इम्पैक्ट अगर अफ्रीका में खाने पर हो रहा है, तो इज़राइल और मिडल ईस्ट में अगर कुछ हो रहा है तो उसका भी असर यहाँ पर हो रहा है। तो ये चीज़ें ख़ासकर इज़राइल की अगर हम बात करें तो वहाँ से हमारे कई तरह की डिफेंस इक्विपमेंट है, नो हाउ है, आईटी है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो लाखों भारतीय वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ पर काम करते हैं। और न सिर्फ तेल का फैक्टर है, बल्कि इस तरह के रिश्ते भी हैं। और भारत आपने देखा होगा कि बड़ा बैलेंस्ड व्यू लेकर चल रहा है। वो चाहता है कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, जिसके लिए अभी हमास जो है वो तैयार नहीं है। फ़िलिस्तीन में इसको लेकर कई चर्चाएँ हुई हैं, लेकिन अभी ऑन द फेस ऑफ इट यही कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन फिर क्या होगा? एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर कुछ भी सॉल्यूशन निकलता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अगर आग और फैलती है तो ये सबके लिए मुश्किल की बात होगी, सिर्फ़ किसी 1, 2, 3, 4 देश के लिए नहीं।
मैम पहले इनके बीच में 6 डे वॉर भी हुआ था और योम किपुर वॉर भी हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और साथ ही साथ कि जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ये हमारे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे प्रभावित कर रही है? देखिए, ये इनका इतिहास जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। युद्ध शुरू होने के करीब 4-5 महीने पहले मैं इज़राइल गई थी। वहाँ पर उसके बाद मैं वहाँ पर वेस्ट बैंक भी गई। सब वहाँ पर देखने के बाद वहाँ के जो स्कॉलर थे फ़िलिस्तीनी, उनसे भी हमने बात की, कई लोगों से वहाँ मिली। मुझे लगा था उस वक़्त जो हालात थे, मुझे लगा था कि शायद रिज़ॉल्यूशन या शांति जो है वो विदिन ग्रास्प है, उसको थोड़ी कोशिश करके किया जा सकता है। 7 अक्टूबर का जब हमला हुआ, लेकिन जिस तरह से भयावह तरीके से हुआ, और 8 अक्टूबर को रात में मैं वहाँ पहुँची। अगले कुछ दिनों तक मैं वहीं पे थी, वॉर कवर कर रही थी। लेकिन जो पिछला एक्सपीरियंस था उसको देखते हुए मुझे लग रहा था कि ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। और अभी इज़राइल में जो हालात बने हुए हैं वो बहुत सारी चीज़ों का नतीजा है। जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं उनसे बात हुई हमारी। उनको जिस तरह से कंसंट्रेशन कैंप्स में उनके परिवारों को ख़त्म किया गया, वो सब बहुत ताज़ा है। ये नया नहीं है, ये पूरा एक उसके पीछे एक बहुत जिसको कहते हैं ब्लडी हिस्ट्री है। और इतना खून खराबे वाला ये सारा मामला है क्योंकि युद्ध के साथ ही एक देश का जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि वो अभी कितना नया है। तो अभी इस वक्त 1948 से लेके अब तक इतना वक्त नहीं हुआ है कि वो चीज़ें एक पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए, वो भी तब जबकि एक हिस्सा जो है वो कह रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमें हमारा जो हिस्सा था, जो ज़मीन का हिस्सा था, वो वापस नहीं मिला है। अब उस समय शायद हो सकता है कि इस तरह से हम जुड़े हुए नहीं थे कि उसका असर नहीं पड़ता। अगर आज आप देखें ये वॉर होता है, इसका असर अमेरिकी चुनाव पर भी पड़ेगा। कहाँ अमेरिका, कहाँ मिड ईस्ट, कहाँ आपका इज़राइल, लेकिन चुनाव जो हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी ये पूछेगी कि भाई जो बाइडेन ने इनको हथियार पैसे क्यों दिए जो इतने लंबे वक्त तक युद्ध चल रहा है। बाकी दुनिया पूछेगी कि आपने रोकने के लिए क्या किया, क्यों वहाँ पर अभी तक युद्ध ये हो रहा है, इतने महीनों बाद भी ये चल रहा है, क्यों गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं, ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए। क्योंकि एक लेवल के बाद उसके बाद आप कैसे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हो रहा है वो क्या सही है, गलत है। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था, लेकिन उसके बाद आपने जब उनको रोका, उसके बाद जो हो रहा है फिर क्या हो रहा है। लेकिन ये भी सवाल है कि हमास जो है वो बंधक क्यों नहीं लौटा रहा है। जब उनके पास, इज़राइल के पास कोई मॉरल राइट नहीं रह जाएगा हमला करने का, तो क्या ये युद्ध बंद नहीं होगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब बहुत ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिए जा सकते। लेकिन जैसा मैंने बोला कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आज की तारीख में अगर वायलेंस होता है, लड़ाई होती है इस तरह की, तो वो हर क्षेत्र पे इम्पैक्ट डालेगा। कल परसों लंदन में राइट्स हो गए। अब उस आपको क्या लगता है कि उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा? हमारी इंडिया की और उनकी बातचीत हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, वहाँ पर बस गए हैं, वहाँ पर काम करते हैं, इतने बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स जाते हैं। तो फिर इन सब पर क्या इम्पैक्ट होगा। आज अगर आप देखें भारतीय कहाँ पर नहीं, अगर आप सबसे सीधा इम्पैक्ट देखें, भारतीय कहाँ पर नहीं, आप जहाँ जाएं वहाँ आपको भारतीय मिलेंगे। हाँ जी। दुनिया के हर कोने में मिलेंगे और अच्छा बेहतर कर रहे हैं, वो जहाँ पे रह रहे हैं उस देश को योगदान दे रहे हैं। तो छोटी से लेकर बड़ी चीज़ हर तरह से कनेक्टेड है। तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो अब सबको इम्पैक्ट करती है, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर देश ये कोशिश करे कि शांति बनी रहे। मैम मैंने आपके एक ब्लॉग में भी पढ़ा था कि टर्की का पहले इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब आते टाइम पे वो बिगड़ते जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, पिछले कुछ वक्त में जब से एर्दोआन सत्ता में आए हैं तब से पहले आपको पता होगा कि सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हो गए थे। 49 में तुर्की ने एक्सेप्ट कर लिया था इज़राइल को, जबकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी देश है टर्की। और उसके बावजूद और काफ़ी उनके अच्छे रिश्ते थे, यहाँ तक कि डिफेंस में भी कोऑपरेट कर रहे थे, पर्यटन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद रिश्ते मुश्किल होते गए। अब इसमें जो ताज़ा जो है वो इज़राइल और हमास का जो युद्ध है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसको लेकर उन्होंने सारा व्यापार रोक दिया है टर्की ने, और कहा है कि हम इनके साथ तब तक व्यापार नहीं करेंगे जब तक कि गाज़ा वाला युद्ध चल रहा है। तो अभी सिचुएशन जो है बहुत फ्रेजाइल है। अब इसको हैंडल कैसे किया जाएगा। अभी कल जैसे G7 की बैठक हुई है, उसमें एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन और डील जो सीज़ फायर डील जो है वो होना था,
लेकिन इस जो हानिये की हत्या वाला मामला हुआ है उसके बाद ये पूरी तरह से बिखरता नज़र आ रहा है और कभी भी किसी भी वक्त ईरान जो है वो हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। और ईरान का कहना है कि वो हमला करके रहेगा, क्योंकि अब उसकी भी बात अगर आप देखें कि वहाँ पर कोई स्टेट गेस्ट आया है, चाहे वो हमास का ही है, स्टेट गेस्ट है, उसके प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रुका हुआ है। आईआरसीजी जो वहाँ की सेना है उसके गेस्ट हाउस का मैनेजमेंट उसके पास है, उसकी सिक्योरिटी उसके पास है, वहाँ पर उसका असैसिनेशन हो जाता है तो वो तो रिटेलिएट करेगा जी। है ना। और उसकी प्रॉक्सीज भी हैं, जैसे हिजबुल्ला है, हुती को समर्थन कर रहा है और हमास का पूरा सपोर्ट है ही। तो ऐसे में ये बहुत हर तरफ से हमला जो है वो इजराइल पर होगा। अगर आप इजराइल जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, बहुत जल्दी आप पूरा इजराइल देख सकती हैं, वहाँ पर घूम फिर सकती हैं। तो वहाँ पर अगर 3 तरफ से हमला हो रहा है तो बहुत कम सेफ स्पेस रह जाता है। तो ऐसे में फिर अमेरिका का भी जो फुटहोल्ड है वो वहाँ पर है, वहाँ पर उसने अपने युद्धपोत वगैरह तैनात कर रखे हैं। तो उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पर युद्ध को फैलने नहीं देना है। दूसरा ये है कि एक फुटहोल्ड जो अमेरिका को मिडल ईस्ट में चाहिए, इजराइल से बेहतर वो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी ये है कि जो जूइश इन्फ्लुएंस है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन बिजनेस में, वो इतना ज़्यादा है कि अमेरिका उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बुलाती है नेतन्याहू को वहाँ कांग्रेस में भाषण देने के लिए, लेकिन रिपब्लिकन्स इनवाइट करेंगे। रिपब्लिकन्स क्यों इनवाइट करेंगे? क्योंकि आज की तारीख में वो जो बाइडेन को और कमला हैरिस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए। हालांकि बुला वो रहे हैं और वो बोलेंगे, लेकिन टारगेट कौन होगा? डेमोक्रेट्स टारगेट होंगे। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और इकोनॉमी का, वो एक होल बनाता है और इसमें सब प्लेयर्स हैं। आज की तारीख में इंडिया भी इसमें प्लेयर है और ये देखकर इंडिया को भी चलना होगा कि उसके नेशनल इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है। किसी से रिश्ता ख़त्म कर लेना या किसी पे अटैक कर देना या किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती गांठ लेना, ये उसके हक में नहीं है। मैम, अभी जो हमारे बड़े ग्लोबल पावर्स है जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, ये भी अभी कॉन्फ्लिक्ट्स में उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनके पीछे का आपको प्रमुख कारण क्या लगता है और ऐसा क्यों? ये तो पूरा थीसिस का विषय आपने मुझसे पूछ दिया है, बहुत कम में मैं बता नहीं पाऊँगी। चाइना पाकिस्तान हम सबों को पता है कि क्या सिचुएशन है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रुके हुए हैं, व्यापार रुका हुआ है। बहुत भी कुछ हुआ है तो अफ़गानिस्तान हमने हेल्प भेजा है एक बार रोड के ज़रिए पाकिस्तान होते हुए, उसमें भी बड़ी दिक्कत आई थी। चाइना आपको पता है गलवान वैली वाली जो घटना हुई है उसके बाद नॉर्मल नहीं है रिश्ते, हालांकि एक्सपोर्ट्स जो हैं ऑल टाइम हाई पे हैं चाइना के यहाँ पर। बाकी कंट्रीज़ में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है। यूक्रेन में अब हमने सुना है कि पीएम वहाँ पर जाने वाले हैं और कोशिशें ये हो रही हैं कि जिस तरह से भी हो सके एक पीस प्रोसेस जो है वो शुरू होना चाहिए। जो स्विट्ज़रलैंड में हुआ उसमें रशिया इनवाइटेड नहीं था, तो रशिया के साथ नहीं होने पे भारत ने भी हाई लेवल पे किसी को नहीं भेजा। और जब आप 2 पक्षों में सिर्फ एक को बुला रहे हैं पीस प्रोसेस के लिए, तो वो आपका एक या दूसरी तरफ झुकाव बताता है, तो आप उसको बहुत सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन उम्मीद है कि अब क्योंकि इंडिया ऐसे यूनिक पोजीशन में है जहाँ पर वो दोनों पक्ष से बात कर सकता है और दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं। रूस से तो हिस्टोरिकल रिश्ते हैं, यूक्रेन से भी बढ़िया रिश्ते हैं। लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भारत भेजता रहा है और फ़ोन कॉन्वर्सेशन होती रही है पीएम की ज़ेलेंस्की के साथ। 1-2 साइडलाइंस पे 1-2 समिट्स की मुलाकातें भी हुई हैं, रशिया विज़िट पीएम ने की है। तो अभी अगर यूक्रेन जाते हैं तो एक तरह से ये बैलेंसिंग एक्ट भी है और एक कोशिश भी है कि पीस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाए। मैम, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपको लगता है कि इससे डायरेक्ट आम आदमी पे असर पड़ेगा? कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेरा मानना है कि आम आदमी पर असर होगा। चाहे वो आम आदमी अफ्रीका में खाने के लिए वेट कर रहा हो या फिर यहाँ पर चीज़ों की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वो बहुत मुश्किल है। ख़ासकर कोविड के बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, सब देश उभरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत थोड़ी बेहतर स्थिति में है, लेकिन सभी देश जो हैं इकोनॉमी उनकी बहुत नाज़ुक दौर से गुज़र रही है, तो असर सब पर पड़ेगा और इसीलिए लोग चिंतित भी हैं। हालाँकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या अमेरिका की भी बात करें तो थोड़ा वो वर्ल्ड ऑर्डर वाला भी किस्सा है, जो कि पुराना उनका एक है कि भाई जो वर्ल्ड ऑर्डर है हम ही इसके ज़रिए गुजरता है। लेकिन ये फैक्ट है कि हर जगह एक कॉमन आदमी पे असर पड़ता है। जैसे अब हीटिंग के लिए अगर आप देखें कि जर्मनी में, यूके में ज़्यादा पैसे लोगों को देने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ भारत में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तेल जहाँ भी बढ़ता है तो सबसे पहली खबर आप देखेंगे सब जगह वही चलती है, पेट्रोल के दाम बढ़े। जी। तो क्यों बढ़े और क्या असर होगा? क्योंकि उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं वो होता है। मैम, आप
गाज़ा गई थी, आपने नहीं, ओरिएंटेशन? गाज़ा नहीं गई थी, मैं इज़राइल गई थी। गाज़ा बॉर्डर पे थी और वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिला जाने का। जी, तो मैम आपने ये चीज़ ओरिएंटेशन में बताई थी कि हुँ, आपने वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हुँ। आपको वहाँ पे ऐसे कौन से चैलेंजेस आए और आपने उनसे कैसे कोप अप करा? वहाँ पे एक तो वॉर वाली सिचुएशन थी, हम 8 तारीख को वहाँ पहुँच गए, लगातार रॉकेट्स गाज़ा से आ रहे थे, तो एक हमें बचना भी था लेकिन बाहर निकल कर रिपोर्ट भी करना था। 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम इन द मिडल ऑफ इट फँस गए। एक बार ऐसा हुआ कि हम जिस होटल में थे वहाँ पर रॉकेट गिर गया और हम बिल्कुल बॉर्डर पे थे, तो जब वहाँ भी अगले साइड भी जब बॉम्बिंग होती थी, तो हमारे होटल के सारे शीशे हिलने लगते थे, रैटल करने लगते थे। और फिर वहाँ पर जब सायरन बजता था कि हाँ, अब रॉकेट्स उधर से चले हैं, तो वो आने का टाइम इतना कम था, बारली आपको 15 से 20 सेकंड मिलते थे, तो आपको भाग के बंकर में जाना होता था। तो वो बड़ा एक मुश्किल था क्योंकि हम सेकंड सेकंड फ्लोर पे थे और पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि वहाँ पे हम थे और बाकी कुछ इंटरनेशनल क्रूज़ थी, बीबीसी वगैरह थी। आप अगर देखेंगे तो होटल्स के कमरे हमेशा बंद होते हैं। जी। वहाँ पे एश्केलॉन में हम सभी के दरवाज़े खुले होते थे, ठीक है? क्योंकि वो 15 सेकंड में आपको आपको बेसमेंट में पहुँचना होता था। क्योंकि अगर आप नहीं गए तो आप नहीं जानते हैं कि रॉकेट कहाँ गिरेगा। जिस दिन रॉकेट गिरा था हमारे होटल पे, उस दिन भी यही हुआ था और मैंने उतार कर अपना बुलेट प्रूफ रखा ही था। तब तक सायरन बजा, मुझे टाइम नहीं मिला वो बुलेट प्रूफ पहनने का, करीब 10-11 केजी का उसका वेट होता है। तो उसके बिना मैं नीचे बंकर में भागी, हमारे सहयोगी भी साथ में, हम लोग दोनों बंकर में भागे। बंकर एक तरफ से बंद किया गया, दूसरी तरफ से बंद किया गया। अचानक अंदर धुआँ आने लगा, हमें समझ में आ गया कि हमारा होटल हिट हुआ है और एक तरफ से धुआँ आने लगा, मैं बुरी तरह से खाँसने लगी थी। तब भी हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया। मतलब आप इसे बेवकूफ़ी कहें या जुनून कहें, मुझे लगा था कि मैं शायद यहाँ पे मर जाऊँगी। लेकिन मुझे ये था कि मैं इसको रिकॉर्ड करके मरूँगी, अगर फ़ोन मेरा मिलता है तो लोगों को पता चले कि यहाँ पे हुआ क्या। तो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद फाइनली बाहर गए, वहाँ पर आग लगी हुई थी। गाड़ी हमने जहाँ पार्क की थी, वहाँ पहले हमें कहीं और पार्क करने कहा जा रहा था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके कहीं और पार्क किया था। तो अगर हम पहले जहाँ बताया जा रहा था वहाँ पार्क करते, तो वहाँ एक दूसरी गाड़ी पार्क थी, उसके परखच्चे उड़ गए थे और एक साइड पूरा होटल का वो डैमेज था। मतलब अगर शीशे भी आपके ऊपर आते हैं तो आप हिट होते हैं। तो ये एक चैलेंज था कि आपको इससे बचना है। हम एक जगह वहाँ पर शूट कर रहे थे, अचानक ये खबर आई थी कि आधे घंटे के अंदर अटैक होने वाला है। तो आधे घंटे के अंदर हमने डिसाइड किया कि हम होटल ही जाते हैं, वहाँ पर छुपने की जगह है, मतलब बंकर में जाने की जगह है। हर जगह आप नहीं जा सकते क्योंकि जो वहाँ पे हर सड़क पे बनाए हुए हैं, छोटे-छोटे बंकर हैं बिल्कुल और उसमें 5, 6, 7 लोग जा सकते हैं। तो वो ध्यान में रखते हुए फिर हम वहाँ से भागे। एक और चीज़ हुई कि जो सबसे क्लोज़ मुझे लगा कि वहाँ हमें कुछ भी हो सकता था, वो फ्रेंडली फायर वाली जो बात होती है। हम बॉर्डर से लौट रहे थे और हमारा ड्राइवर जो है वहाँ का, वो गाड़ी चला रहा था, वो बीच-बीच में वो उसने एक टीवी लगा रखा था, वो देखता रहता था। और वो इतना मशगूल था देखने में कि उसने जो इज़राइली जो सोल्जर्स थे उन्होंने हमें रुकने बोला, तो वो उनको इग्नोर करके आगे निकलने लगा। और आपने अगर फुटेज देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो आतंकी आए थे, वो नॉर्मल इज़राइली गाड़ियों में ही आए थे। और अचानक उसको ध्यान आया कि वो रोक रहे हैं, गाड़ी रुकी और उनके तीनों के गन हमारे ऊपर ट्रेन्ड थे। मतलब अगर 2 सेकंड और अगर हम आगे निकल जाते तो हम वापस नहीं लौटते। और फ्रेंडली फायर में उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। तो दैट वाज़ द क्लोज़ेस्ट मुझे लगा। फिर एक जगह जहाँ पे पुलिस स्टेशन उड़ाया गया था, जब हम वहाँ पर शूट कर रहे थे, तो अचानक रॉकेट्स आने लगे और वो इतना क्लोज़ था बॉर्डर के कि मतलब हमें भागने के लिए मुश्किल से 5 सेकंड मिले, वो भी हम एक दीवार के पीछे खड़े थे क्योंकि वहाँ कोई बंकर नहीं था, तो अगर वो हिट करता, तो हमें हिट करता। तो इस तरह के कई ऐसे वाक़ये हुए कि अपनी सुरक्षा भी देखनी है, रिपोर्ट भी करना है, उसको अपलिंक भी करना है और मैं आपको बताऊँ कि ये सारी जो रिपोर्टिंग मैं कर रही थी, वो मैं मोजो पे कर रही थी। मतलब हमारे साथ कोई कैमरा पर्सन नहीं था। आई वाज़ शूटिंग, आई वाज़ रिकॉर्डिंग, आई वाज़ रिपोर्टिंग एंड आई वाज़ अपलिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना था क्योंकि एक जगह एक और बहुत बॉर्डर के पास जहाँ सबसे ज़्यादा मैसेकर हुआ था, वहाँ पे मैं आगे निकल गई। मुझे वापस बुलाया गया, बोला गया कि यहाँ पे अभी भी टेररिस्ट हैं, आप इस तरह से इस एरिया से बाहर ना जाएँ। तो एक वो फैक्टर भी था कि पता नहीं कब कौन कहाँ टकरा जाए, हम तो पहचानते नहीं।
थोड़ी भाषा की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत लोग अंग्रेज़ी नहीं बोल रहे थे जो सोल्जर्स थे, तो उनको समझाना मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन एक चीज़ जो हमारे फ़ेवर में गई वो ये कि भारत के लिए बहुत प्यार है वहाँ पे, बहुत इज़्ज़त है, उसे दोस्त के नज़रिए से लोग देखते हैं, और दैट रियली वर्कड फॉर अस कि अगर हम दिख रहे हैं कि हम ब्राउन हैं, भारतीय हैं, तो 1 सेकंड कोई रुकेगा थोड़ा-सा वो है। मैम अब आपके यूट्यूब चैनल पे आते हैं। हुँ, हुँ। आपने एक वीडियो डाली थी जिसको आपने तथाकथित कविता का नाम दिया था। बड़ी बड़ी उसको लेकर मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत सुनाया। वो कोविड के टाइम में था, इट हैड नथिंग टू डू विथ माय वर्क। मैम मेरा उससे आपसे प्रश्न ये है कि जो आपके वो मजबूत विचार हैं उनको आप डिबेट में कैसे प्रदर्शित करती हैं? देखिए, मैं निजी जो विचार हैं उसको, और जो चैनल पे मैं कर रही हूँ उसको मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि वो मेरा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, वो न्यूज़ का प्लेटफ़ॉर्म है, जी। ठीक है? तो मेरे विचार कुछ भी हो सकते हैं, मेरा अगर अपना पर्सनल कुछ है तो मैं उसको उस तरह से बात करूँगी, लेकिन अगर मैं चैनल पे बोल रही हूँ तो वो बिल्कुल फैक्ट्स पे होगा, वो न्यूज़ पे होगा। उसमें मुझे अपने ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ओपिनियन पीस नहीं लिख रही हूँ। दैट्स इट। मैम आप कविताएं करती हैं तो बहुत कम, और वो भी अधिकतर अंग्रेज़ी में। जी। हुँ। तो मैम मैं चाहती हूँ जो हमारे बर्डिंग जर्नलिस्ट है, जो फ्यूचर जर्नलिस्ट है, उनके लिए 2-3 शब्द हो जाए ताकि उनको मुझे मोटिवेशन बिल्कुल मिले। याद नहीं है सीरियसली। बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हम लोग 24 घंटे ये काम करते हैं। एक आपका कुछ ऐसा भी होना चाहिए ना, एक शौक होना चाहिए जी। कुछ, जिससे कि आप लेट आउट कर सकें। जैसे मुझे पढ़ने का शौक है, और मुझे घूमने का शौक है। आप मुझे अगर ऐसे आम दिन में बोलेंगे कि आप सुबह 5 बजे उठ के योगा कर लीजिए, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप कह दें कि 4 बजे उठ के फ्लाइट पकड़नी है कहीं जाने के लिए, मैं 3 बजे रात में उठ के तैयार हो जाऊँगी। तो ये फ़र्क हमेशा रहेगा। आपको थोड़ा-सा अपने लिए इसी भाग-दौड़ में, इसी जुनून में आपको वक़्त निकालना होगा, ताकि आपको आपको वो एक मेंटल फ्रेशनेस आपकी बनी रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी जी थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही और रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे IITM उन्मेष के साथ।